हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो कहानी की पड़ताल वाला भाग है ना, यहाँ से प्रश्नों को हल करेंगे यानी उत्तर को जानेंगे, ठीक ना। और इससे पहले वाले यहाँ तक जो प्रश्न है ना, इसके ऊपर जितने भी प्रश्न है उसको हमने पिछला वीडियो में आंसर उसका हम बता दिए, उसका उत्तर बता दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो पार्ट 1 वीडियो था इस अध्याय का, तो उसको जब देख लेंगे ना, तो यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक के प्रश्नों का हल कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो उसको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, या फिर एक हम नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7255057205, ठीक ना। 725505 7205, इस पे कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपको क्या कर दिया जाएगा, वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे यानी उत्तर को जानेंगे, ठीक ना। देखिए आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है, ठीक ना। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका हाथ, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसे वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। इसमें वास्तविक का मतलब सही ओरिजिनल वाले, और काल्पनिक मतलब कि मान लिया जाता है, ठीक ना, उसको काल्पनिक बोलते हैं, ठीक ना। तो आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए, ठीक ना। आपको क्या करना है कि इस कहानी लेख की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक कहानी का शीर्षक चुनना है और दिए गए मुख्य बिंदु पे क्या करना है, मुख्य बिंदुओं को पूरा करना है, ठीक ना। कैसे कीजिएगा चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक ना। आप देखेंगे यहाँ पे पहला बिंदु है कि शीर्षक और लेखक ना। शीर्षक और लेखक मतलब एक कहानी आपको ले लेना है, कोई सा भी कहानी जो आपको अच्छा लगता है, और उसमें शीर्षक कौन है, मतलब उसका शीर्षक मतलब उसका नाम क्या है उसको लिखना है, और उसका लेखक कौन है उस कहानी का उसको लिख देना है। विषय मतलब वो कहानी किस चीज पे लिखा गया वो लिखना है। क्रिया कार्य मतलब उस कहानी में क्या क्या हो रहा है ये लिखना है। परिवेश, देश काल और मुख्य विचार क्या है वो लिखना है। चरित्र यानी पात्र, ये सब कौन कौन से मतलब व्यक्ति उसमें उसको लिखना है। परिणाम क्या है ये लिखना है आपको, ठीक ना। बहुत आसान है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको एक कहानी चुनकर ही लिखना है, बट हमने क्या किया, इसी कहानी का लिखा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वहां पे अगर आप देखेंगे अपने बुक का पेज नंबर कितना निकालेंगे प्यारे बच्चों, 19 निकालेंगे, ठीक ना। उसमें आप देखेंगे तो वहां पे क्या है ना कि 6 खाली स्थान छोड़े गए हैं, ठीक ना। और इस पेज नंबर पे सबसे ऊपर टॉप में ही दिखता होगा आपको कि शीर्षक और लेखक लिखना है, ठीक ना। आपको वो कहानी पहले चुनना है, जो कहानी आपको अच्छा लगता है उसको। हमने क्या किया, इसी के उदाहरण लेकर बताया कि हमने कहानी का शीर्षक क्या है हमारे कहानी का, कि 2 बैलों की कथा कहानी का क्या है, शीर्षक है प्यारे बच्चों, क्या है, शीर्षक है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक है प्रेमचंद, ठीक ना। लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा में आपसे पूछा जा रहा है कि विषय क्या है, इस कहानी में बताया क्या गया है, तो मित्रता के बारे में, स्वामी भक्ति के बारे में, आत्मसम्मान और पशुओं के प्रति संवेदना के बारे में बताया गया है, ठीक ना। वैसे ही क्रिया कार्य क्या है, क्रिया कार्य इसमें क्या है, तो हीरा और मोती को दूसरे गांव भेजा जाता है, ठीक ना। वे कठिनाइयों का सामना करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं और अंत में अपने मालिक के घर लौट आते हैं, ठीक ना। चौथा में आपसे पूछा गया था परिवेश, देश काल और मुख्य विचार, तो उसमें आप लोग क्या लिखिएगा कि ग्रामीण परिवेश है, ठीक ना। मुख्य विचार क्या है, तो सच्ची मित्रता, प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का महत्व है इस कहानी में, ठीक ना। हम इस मतलब 2 बैलों की कहानी के बारे में बता रहे हैं। बाकी आपको
इसके स्थान पे कोई और कहानी भी आप और कहानी भी क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और कहानी भी चुनकर लिख सकते हैं। चलिए हम 4 बता दिए ना। पांचवा वाला खाली जो बॉक्स है उसमें आप लोग क्या भरेंगे प्यारे बच्चों, तो पांचवा में देखिए आपसे पूछा किया गया था कि चरित्र और पात्र, मतलब इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं, यानी किस किस के बारे में बात हुई है। तो आप देखेंगे हीरा के बारे में, मोती के बारे में, झूड़ी के बारे में, और झूड़ी की पत्नी जो मालकिन थी, फिर गया के बारे में, और छोटी लड़की के बारे में बात हुआ है। तो ये क्या हो गए, ये पात्र हो गए, ठीक ना। परिणाम क्या मिला, तो हीरा और मोती अपने घर लौट आते हैं, झूड़ी उन्हें प्यार से अपनाता है और उनकी निष्ठा व मित्रता की जीत होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कहानी का सौंदर्य वाले भाग में। प्रश्न को पुस्तक में देखें और उत्तर देखने के लिए फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहानी के भाग वाले को समझते हैं बुक में देखकर। आप अपने बुक को भी ओपन करके अपने सामने रखेंगे और उसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ की तरफ चलेंगे और इन प्रश्नों को भी हल करेंगे, ठीक ना। देखिए लिखा है कि दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मक कहते हैं। दो बैलों की कथा कहानी में ऐसी ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती है। नीचे इस कहानी के आए कुछ विशेष बिंदु को उदाहरण के साथ दिए गए हैं। आप भी एक एक उदाहरण को खोजकर तालिका में लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर बता देंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे विशेषता मतलब चित्रात्मक भाषा की कहाँ पे बात हुई है। जैसे विशेषता का अर्थ क्या है कि शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवि बनना। जैसे घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। जैसे ही हमने ये बात बोला तो आपके मन में जरूर आ गया होगा, अच्छा घुटने तक मतलब घुटने तक क्या हो, उसका पैर में मिट्टी लगा हो, यानी कीचड़ से क्या है वो भरा हुआ है। ये आपके मन में इमेज जरूर बन चुका होगा, ठीक ना। तो यही हुआ चित्रात्मक भाषा, यही हुआ, ठीक ना। बात को आप समझे। उसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा उदाहरण यहाँ पे कि सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। आपके माइंड में फिर इमेज बन रहा होगा कि अच्छा दरवाजा खुला होगा, लड़की निकली होगी, बन जा रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से संवादात्मक के बारे में भी आपको दो उदाहरण यहाँ पे लिखना है। एक यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है पहले से और एक आपको लिखना है, ठीक ना। इसका विशेषता का अर्थ क्या है कि कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए, पात्रों के विचार भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवाद का प्रयोग। तो मर जाऊंगा पर उसके काम न आऊंगा, ठीक ना। इसमें क्या है, संवादात्मक ये विशेषता है, ठीक ना। तो आपको एक और विशेषता यहां पे लिखना है, ठीक ना, और हम आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद फिर आप लोग को एक यहां पे भरना होगा, दो खाली स्थान हुआ ना, तीसरा यहाँ पे खाली स्थान है, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए इन 6 को बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इस पीडीएफ पे आएंगे, ठीक। तो आपने यहाँ पे पुस्तक में देख लिया ना, अब चलिए स्क्रॉल कीजिए, आंसर देखिए। देखिए जो खाली स्थान था ना प्यारे बच्चों, दूसरा वाला जो खाली स्थान था उस दूसरे वाला में भरिएगा कि मोती ने कहा अब यहां नहीं रहा जाता। हीरा बोला धैर्य रखो, अवसर आने पर निकल चलेंगे। यहाँ पे क्या है, संवाद हो रहा है, मतलब बातचीत हो रहा है, ठीक ना, कि मोती कुछ कहता है फिर हीरा कुछ कहता है। तो इसी को वहां पे आपको लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा में आप लोग क्या भरिएगा, तीसरा में भरिएगा कि गाया बैलों के साथ कठोर व्यवहार करता था, जबकि झूड़ी उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह प्रेम करता था, ठीक ना। चौथा वाला में लिखिएगा कि ऐसा मालिक भगवान किसी को न दे, स्वामी के कठोर व्यवहार पर व्यंग है ये, ठीक ना। आपको व्यंग ही लिखना था ना। पांचवा में देखिए प्यारे बच्चों, आपसे आप क्या लिखिएगा कि हीरा और मोती ने काजी हाउस क्या होता है पता है आपको। काजी हाउस मतलब आवारा जो जानवर होते हैं ना उसको पकड़कर वहां पे रखा जाता है, उसे काजी हाउस बोलते हैं। तो काजी हाउस की दीवार तोड़कर बंद पशुओं को छोड़ने का प्रयास किया, ठीक ना।
बाकी आगे देखिए यहाँ पे छठा में आप लोग क्या लिख दीजिएगा, छठा में लिखिएगा दोनों बैलों ने सांड पर ऐसा धावा बोला कि वह मैदान छोड़कर भाग गया। ठीक ना। उसी प्रकार से जो सातवां था, सातवां में क्या लिखिएगा कि अब क्या करे, घर का रास्ता किधर है। जब दोनों बैल आगे की स्थिति को लेकर असमंजस में थे, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा था कि रास्ता किधर है, ठीक ना, उलझ में थे। तो इसी बात को मतलब यहाँ पे एक कहानी का एक ये वाला आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहानी की रचना वाला भाग में आ जाइए। कहानी की रचना वाला भाग के प्रश्न को देखने के लिए आपको फिर से पुस्तक में जाना होगा और उत्तर के लिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्क्रॉल करेंगे। देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, कहानी की रचना में पूछा जा रहा है कि प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत थे। आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढ कर लिखिए। ठीक ना। तो चलिए हम लिखवा देते हैं। आपको क्या करना है कि कौन कौन से चरित्र इसमें मतलब पात्र कौन कौन से थे उसके बारे में लिखना है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा मुख्य पात्र कौन कौन से थे। मुख्य रूप से इस कहानी में किस किस चीजों के बारे में बात हुई है, तो मुख्य पात्र हो जाएंगे हीरा और मोती, दो बैल थे और एक झूड़ी था। ठीक ना, उसका मालिक। समय तो ग्रामीण जीवन का पुराना समय था। स्थान या फिर परिवेश क्या था, तो गांव का वातावरण था इस कहानी में। भाषा क्या था, सरल था, बोलचाल की मुहावेदार मतलब जो भाषा होता है वही था। घटनाओं का संकेत मतलब क्या है, तो बैलों के जीवन, उसके प्रेम, संघर्ष और आगे होने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप अपने बुक के पेज नंबर 20 के लास्ट में देखेंगे तो लिखा है विषय से संवाद, विषयों से संवाद और कहानी का समय और समाज। ठीक ना। तो उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कहानी का समय और समाज प्रश्न को पुस्तक में देख लीजिए। पहले प्रश्न के पुस्तक में ही देखना पड़ेगा। चलिए पहले पुस्तक में ही इसको हम देखते हैं। देखिए बात हम इसी का कर रहे थे, विषयों से संवाद वाला का। ठीक ना। कहानी का समय और समाज के बारे में। ठीक ना। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन था, मतलब उन लोगों का राज था भारत पे। ठीक ना। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध करते थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। ठीक ना। इतना बात आपने समझा। अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 21 पे। इसी से रिलेटेड अब इन प्रश्न खत्म नहीं हुआ, उसी प्रश्न को यहां तक दिया गया है कि इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों को मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे कहानी का वाक्य यहाँ पे दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव यहाँ पे दिया गया है। ठीक ना। तो इन दोनों को मिलान करना है आपको। ठीक ना। ये सभी दिखना चाहिए आपको। नहीं दिख रहा है फिर भी आप ध्यान रखेंगे, हम एक एक करके बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है ना, आपको अपने बुक को ओपन करके ठीक सामने आपको रखना है। ठीक। देखिए पहला वाला को आप लोग किससे मिलाइएगा, पहला वाला को पढ़िए, पहले पढ़िए, समझिए इसमें लिखा क्या है। लिखा है कि जोड़ तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितनी ही बंधन पड़ते जाएं। तो इसको आप लोग किससे मिलाइएगा, तो देखिए छठा नंबर में इससे मिलाइएगा कि स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष करना नहीं छोड़े, नहीं भूले। ठीक ना। तो इससे आप लोग मिलाइएगा, इसको आप लोग एक नंबर से मिला लीजिएगा। साथ ही साथ कर लीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, हम मिटा देंगे। इस छठा को आप लोग ऐसे ले जाकर एक नंबर से मिला दीजिएगा। ठीक ना। एक बार में पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आप अपने कॉपी में इसको लिखिए कि आपको एक नंबर को मिलाना है 6 नंबर से। लिख लिए ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरे पे आ जाइए। दूसरा में पूछा रहा है कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। ठीक ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन से क्या इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5वें नंबर को क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार था,
पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार है। अस्वीकार है मतलब हम वो नहीं कर सकते, ठीक ना। तो आप लोग दो को क्या कीजिएगा, इससे मिलाइएगा, ठीक ना, दो को इससे मिलाइएगा, साथ ही साथ कर लीजिए, फिर मिटा देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे की तरफ। तीसरा पे ध्यान दीजिए। तीसरा में पूछा जाए कि हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। इसको आप लोग किससे मिलाइएगा, तो चौथा पे ध्यान दीजिए कि दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों को कोई महत्व नहीं था। अधिकारों की क्या थी, कोई महत्व नहीं थी, उससे मतलब नहीं था, ठीक ना। तो आप इसको इससे मिला दीजिएगा, ठीक ना, कर लेंगे ना। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा पे ध्यान दीजिए। चौथा में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम विद्रोह, दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम विद्रोह भरा हुआ था, ठीक ना। तो इसको आप लोग चौथा को किससे मिलाइएगा, तो 2 नंबर से, कि भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेजों का जो शासन था उसी को बोला जाता है, कि प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया, ठीक ना। तो इससे आप लोग किसको मिलाइएगा, चौथे को मिलाइएगा, ठीक हो जाएगा ना। चलिए हम आगे बढ़ जाए ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए पांचवे पे। पांचवे में देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ठीक ना। तो इसको किससे मिलाइएगा, तो आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों को आजादी की प्रेरणा जगी। लाखों भारतीयों में क्या जगी, आजादी की प्रेरणा जगी, ठीक ना। बाकी चलिए छठा जो बच गया उससे मिलाना है, बाकी इसको भी हम समझा देते हैं कि सांड पूरा हाथी है, मतलब बहुत विषैला, मतलब बहुत बड़ा है, पर दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, ठीक ना। तो इसको आप लोग किससे मिलाइएगा, ये इस वाले से मिलाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सरकार बहुत शक्तिशाली थी, जैसे हाथी की चर्चा यहाँ पे हुई ना, उसी प्रकार से जैसे हाथी बहुत शक्तिशाली बड़ा सा होता है, ठीक वैसा ही क्या था, ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। फिर भी स्वतंत्रता सेनानी ने साहस पूर्वक उसका सामना किया, ठीक ना। हमारे जो महात्मा गांधी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोगों ने उसका डट कर विरोध किया। उसके बाद अंग्रेज यहाँ से भागे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इस प्रश्न को कंप्लीट किया। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल की नीलामी करने का क्या अख्तियार है, ठीक ना। देखिए जब क्या होता है ना कि बैलों को जो नया उसका मालिक होता है गया, वो बेच देता है, एक जो व्यापारी होता है, मतलब जो बैल खरीदता है, तो लेकर जब जाता है ना अपने गांव की तरफ, तो झूठी उसे देखता है तो ये बात बोलता है। आप कहानी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग होने लगता है, ठीक ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं कहानी तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। बाकी आपके स्कूल में तो पढ़ाया गया ही होगा, ठीक ना। देखिए उसके आगे देखिए, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट यहाँ पे लिखा है, रपट मतलब रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका साबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, ठीक। देखिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, और एक प्रश्न नीचे भी है शायद यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हाँ यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी है। चलिए इन दो प्रश्नों को पहले पहला प्रश्न को पढ़ते हैं, इसका उत्तर जानेंगे, उसके बाद दूसरे प्रश्न पे फिर आएंगे, ठीक ना। बैलों का काजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है कैसे, ठीक ना। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। चलिए हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बुक पे आएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर है, आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखिएगा उसके आंसर में, लिखिएगा कि काजी हाउस में बैलों को बंद करना न्याय इसलिए माना जा सकता है कि आवारा पशु को दूसरी की फसल और संपत्ति की रक्षा के लिए वहां रखा जाता है। यानी काजी हाउस में किस लिए रखा जाता है, क्योंकि आवारा पशु किसी के भी फसल नुकसान कर सकते हैं, किसी भी चीज को नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए रखा जाता है, ठीक ना। इसलिए वो न्याय का काम है कि उससे
किसी को किसी का फसल नुकसान ना हो, ठीक ना। लेकिन अन्याय इसलिए है कि उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी, देखभाल नहीं मिलती है तथा उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, इसलिए यह व्यवस्था न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाती है, ठीक ना। बाकी चलिए दूसरा प्रश्न आप अपने बुक में देखेंगे, पेज नंबर आपको पता ही है कितने पे मिल जाएगा, पेज नंबर वही आपको 21 के लास्ट में दूसरा प्रश्न मिलेगा। दूसरा प्रश्न में है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन से कानून अधिकार मांगेंगे, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि अगर मुझे मौका मिले मैं बैलों के लिए निम्नलिखित कानूनी अधिकार मांगूंगा। पर्याप्त भोजन और स्वच्छ पानी अधिकार, ठीक ना। उचित उपहार और चिकित्सा का अधिकार, कुर्ता मारपीट और शोषण से सुरक्षा का अधिकार मांगेंगे, ठीक ना। सुरक्षित और स्वच्छ रखने का अधिकार और अनावश्यक रूप से बांधने या कष्ट देने पर रोक लगाने का अधिकार भी मांगूंगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने दूसरे प्रश्न को हल किया। चलिए तीसरा प्रश्न को आप अपने बुक के पेज नंबर 22 को निकालेंगे, सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्या लिखा है प्रश्न में कि मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत कराना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थाना अध्यक्ष को कराते हुए एक पत्र लिखिए। संकेत क्या है कि थाना अध्यक्ष महोदय, हमारा नाम लिखना है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक ना। ऐसे करके लिखना है जैसे कि हम आपको यहाँ पे लिख कर लाए, आपको बस यही छाप देना है, ठीक ना। क्या लिखिएगा, सबसे टॉप में लिखा जाता है कि सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय। थाना जैसे कि आपका जो थाना हो लिख लेंगे, आपका थाना कहाँ पे आपको पता होगा, ठीक ना। उसके बाद विषय में लिखेंगे कि हमारे साथ हुए अन्याय के संबंध में, ठीक ना। विषय में ये आपको लिख लेना है, ठीक ना। तो ये केवल आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे अपने जगह का नाम लिखना है कि आपका थाना कहाँ पे। उसके बाद लिखिएगा महोदय, मेरा नाम हीरा और मोती है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें बिना किसी दोष के पकड़कर काजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहां हमें पर्याप्त भोजन और पानी नहीं दिया गया। हमारे साथ कठोर व्यवहार किया गया। कृपया हमारे मामले की जांच कर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें और दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद, भवदीय हीरा एवं मोती। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले भाग में आ जाइए। अगला भाग हमारा है कि हमारी धरोहर और संस्कृति, ठीक ना। पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य है और कौन से नहीं। वे कौन से कार्य कभी नहीं करते थे, आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा कि हीरा और मोती कभी भी किसी निर्बल, गिरे हुए, असहाय पर आक्रमण नहीं करते थे। वे स्त्रियों पर सींग नहीं चलाते थे। वे बिना कारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे तथा अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करते, मतलब कोई गलत कार्य नहीं करते थे। अन्याय मतलब कोई जिससे किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा कार्य नहीं करते थे। वे अपने धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का पालन करते थे, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूले जाते हो। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं, ठीक ना। देखिए आप प्रश्न को समझिए, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूले हुए, मतलब ये बात आप पढ़ेंगे ना तो आपको दोनों ही लाइन मिलेगी। जब वो जो क्या था, साढ़ था ना, उसमें
उसको जब इन दोनों बैलों ने मारते हैं तो क्या होता है कि गिर जाता है, तो वहां पे मना करता है कि इस पे अब सिंह नहीं चलाना चाहिए। फिर औरत के बारे में भी बात हुई है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, लिखिएगा कि हीरा के ऐसे कथन भारतीय संस्कृति के दया, करुणा, क्षमा, अहिंसा अहिंसा, मर्यादा, धर्म पालन, नारी सम्मान और उदारता जैसे मूल्यों की ओर संकेत करता है। ये बताते हैं कि शत्रु पर भी अन्याय नहीं करना चाहिए और स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक ना, इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा में 2 प्रश्न दिया गया है। इसका जो तीसरा है ना, उसमें 2 प्रश्न दिया गया है, क और ख करके। ठीक ना, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, और उसके बाद यहाँ पे क नंबर प्रश्न दिया गया है कि खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण है। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। ठीक ना, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है पारंपरिक उपकरण में लिखिएगा कि पारंपरिक कृषि उपकरण एवं उपयोग। हल लिखिएगा, हल का यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, तो खेत की जुताई में करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये उपकरण हो गया, और उपयोग इधर हो गया खेत की जुताई। कुदाल किसके लिए काम करते हैं हम लोग, तो मिट्टी को खोदने के लिए। फावड़ा, फावड़ा किसके, तो मिट्टी उठाने और समतल करने के लिए। ठीक ना, हसिया फसल काटने के लिए, जिसे हसुआ भी बोला जाता है। बैलगाड़ी अनाज और सामान ढोने के लिए। ठीक ना, और आधुनिक में आप लोग क्या लिख लीजिएगा, आधुनिक कृषि उपकरण का उपयोग। पहले तो आधुनिक कृषि उपकरण इतना लिखिएगा। ठीक ना, अब इधर लिख दीजिए आधुनिक उपकरण। जैसे ट्रैक्टर क्या है, आधुनिक है। आधुनिक मतलब आजकल जो हम लोग यूज करते हैं, पहले जो यूज होता था वो पारंपरिक हो गया। ठीक ना, और सीड ड्रिल हो गया। ठीक ना, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर और थ्रेसर। ठीक ना, ये सब किस चीज में काम आता है, तो जुताई और खेती के अन्य कार्य के लिए होता है। ठीक ना, बीज बोने के लिए, मिट्टी की तैयारी करने के लिए, फसल काटने के लिए, अनाज निकालने के लिए थ्रेसर का यूज होता है। गेहूं को दावना थ्रेसर से ही होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम इसके ख नंबर की तरफ चलते हैं। ख में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ख पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। ठीक ना, तो आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि सबसे पहले गांव के बारे में लिखिएगा कि भारतीय गांवों में बैल खेती की जुताई, बैलगाड़ी से अनाज और सामान ढोने, सिंचाई के पारंपरिक साधनों को चलाने तथा कृषि कार्य में सहायक होते हैं। कुछ स्थानों पर शहर में भी वे सामान ढोने और पारंपरिक परिवहन के कार्य में उपयोग किए जाते हैं। बैल भारतीय कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। बैलगाड़ी पहले आप लोग देखते थे, 2 बैल आगे लगते थे, पीछे एक मतलब जो लकड़ी का बनाकर उसमें सामान लगा जाता था। आप लोग जरूर देखे होंगे, आपके बुकों में भी होगा, शायद नहीं देखे होंगे ना, तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो जरूर दिख जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा प्रश्न है जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और वीडियो बनेगा, तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक ना, तो एक वीडियो में तो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अगले भाग में, अलग अलग और साथ साथ वाले भाग में। ठीक ना, अलग अलग और साथ साथ। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था, जो हीरा था वो ज्यादा सहनशील था। कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। संकेत: धैर्यवान, गुस्सैला, मेहनती, शांत, सहनशील आदि। मतलब कौन ऐसा, मतलब उसमें था ना, हीरा और मोती में कौन धैर्यवान था, गुस्सैला कौन था, मेहनती कौन था, शांत कौन था, सहनशील कौन था, और कुछ था, तो आप लोग उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिख कर लाए हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक ना, जैसे हीरा जो था वो धैर्यवान था, शांति था, सहनशील था, समझदार था, कर्तव्यनिष्ठ और विवेकशील था। ठीक ना, मोती जो था वो साहसी था, एकदम निडर, जुझारू था, मेहनती था, निडर और अन्याय
का विरोध करने वाला था, वो अन्याय को सहता नहीं था, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न को आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, हम बता देते हैं पेज नंबर आप कितना निकालेंगे। तो पेज नंबर 22 के नीचे आप लोग देखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग है, किंतु उनकी भिन्न भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती है, कैसे, ठीक ना। तो इसके उत्तर में प्यारे बच्चों आप लोग क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखिएगा कि हीरा और मोती दोनों मेहनती, वफादार, साहसी और एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। हीरा अधिक शांत, धैर्यवान और सहनशील था, जबकि मोती जो था अधिक जोशीला, निडर और तुरंत विरोध करने वाला था। उसकी अलग अलग विशेषताएं एक दूसरे की कमी पूरी करती थी, इसलिए वे हर कठिन परिस्थिति का मिलकर सामना करते थे, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरा में पूछा जा रहा है कि आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं, मतलब दोस्त हैं आपके, सबकी आवश्यकता भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न है। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठियों से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं, उनके उससे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। मतलब आप उनसे कौन सा व्यवहार चाहते हैं और आप उनके लिए कौन सा व्यवहार मतलब चाहते हैं, आप ये पूछना है बात उनसे, ठीक ना। और संकेत भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसके आधार पर ले सकते हैं, जैसे कि क्या क्या करे और क्या क्या न करे, कैसे पढ़ाई, खेल आदि में एक दूसरे की सहायता करे और साथ दे, ठीक ना। ये सब चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो इसके उत्तर में हमने यहाँ पे लिख कर लाया है, बाकी आप खुद से भी लिख लेते हैं पूछकर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते तो ऐसा छापिए। मैं चाहता हूं कि मेरे सहपाठी मेरे साथ सम्मान, प्रेम और सहयोग का व्यवहार करे, वे मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी कठिनाइयों में सहायता करे तथा पढ़ाई और खेल में मेरा उत्साह बढ़ाए। बदले में मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाए, झगड़ा नहीं करें, बल्कि मिलजुल कर पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी करेंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा आप लोग पेज नंबर 23 पे देख लेंगे, दो चौथा और पांचवा 23 पे ही आपको दिख जाएगा ऊपर वाला साइड में, ठीक ना। देखिए प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद इसके आंसर को हम लोग करते हैं, ठीक। प्रश्न में लिखा है कि दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। कौन दोनों? दोनों बैल। कहानी में अनेक स्थानों पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे, अनुमान और कल्पना से बताइए। अनुमान आपको लगाना कि कैसे कैसे वो बात करते होंगे, मतलब डिसीजन कुछ चीजों के लिए लेते होंगे। मुख भाषा का मतलब इशारा पे जो बात हम लोग करते हैं ना, मटकी से वाली बात है, ठीक ना। तो लिखिएगा अपने अनुसार, इसको लिखना है, बाकी हम इसको लिख कर लाए हैं, आपको खुद से ही लिखना था, ठीक ना। मेरे विचार से हीरा और मोती आंखों के इशारों, गर्दन हिलाकर, पूंछ हिलाकर, सींगों के संकेतों तथा आवाजों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते होंगे। वे एक दूसरे के सुख दुख, खतरे और योजना को बिना बोले ही समझ लेते होंगे, ठीक ना। जैसे हम लोग के कोई योजना बनाते हैं, किसी को मारना होता है या फिर कुछ करना होता है तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन जानवर बोलता है कभी नहीं, वो अपने इशारे पे ही समझ लेते हैं। और वो लोग जो बोलते भी है तो हम लोग को समझ में नहीं आता। एक ही चीज, हाँ मतलब कुत्ता है तो घाव 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 करेगा, जो जानवर जैसे बोलते हैं एक ही चीज बोलेगा। हम लोग तो सारे चीज समझ लेते हैं ना बोल बोल कर, लेकिन जानवरों में ऐसी नहीं है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए पांचवें में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, उदाहरण लिखिए। कभी आप लोग मटकी मारकर या फिर ऐसे हाथ का अंगूठा दिखाकर लाइक वाला चिन्ह दिखाते हैं, ठीक ना। जैसे हम भी आपसे बोलते हैं कि इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक। तो जरूर लाइक करके जाएंगे, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर लाइक करके जाएंगे, ठीक।
तो आप लोग ऐसे ऐसे इशारे से बात करते हैं, तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे या बातें आप करते हैं। तो आप लोग इस यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने 6 यहाँ पे उदाहरण लिख दिए हैं, ठीक ना। लिखेंगे कि हम अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए भी संवाद करते हैं। जैसे मुस्कुराकर खुशी व्यक्त करना, ठीक ना। सिर हिलाकर हाँ बोल देना, फिर ना बोलना, ठीक ना। सिर हिलाकर बोल देते हैं ये चीजें हम लोग। हाथ हिलाकर अभिवादन करना, ताली बजाकर प्रशंसा करना, अंगूठा दिखाकर किसी काम की सराहना करना, विद्यालय में हाथ उठाकर उत्तर देने की अनुमति मांगना, ठीक ना। ये भी क्या है, इशारों वाली बात हो जाएंगी, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग, ये 5वां था ना। 5वां के बाद आप लोग देखेंगे आगे, देखिए आपसे यहाँ पे भारतीय भारतीय सांकेतिक भाषा, ठीक ना। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी यानी लिंक पर जाकर भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। आपको खुद से करना है। आपके बुक में इंटरनेट कड़ी लिखा है ना, जैसा लिखा है ना सेम टू सेम आप गूगल पे लिख देंगे। जो इंग्लिश वाला लिखा है ना आपके बुक में, जैसा लिखा है ना वैसे आप गूगल पे लिखेंगे तो उसका वीडियो आ जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। वहां से देखकर इसके बारे में आप इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी वो आपको खुद से ही करना था। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग देखेंगे पेज नंबर 23 पे ही लिखा है कि मार्ग खोजे कैसे, ठीक ना। मार्ग खोजेंगे कैसे यहाँ पे लिखा है। और उस भाग में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि सीधे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्या प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, कि सीधे दौड़ते चले गए यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, ठीक ना। हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए? तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि हाँ, एक बार मैं रास्ता भूल गया था। तब मैंने आसपास के लोगों से पूछकर और रास्ते के संकेत बोर्ड देखकर सही मार्ग का पता लगाया। इसके बाद मैं सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया। गंतव्य का मतलब क्या होता है? गंतव्य का मतलब होता है जहां आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से मामा के घर जाते हैं, तो मामा का घर क्या हो जाएगा? गंतव्य हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्न में क्या पूछा था, आप समझ रहे थे ना। आपसे पूछा गया था कि कभी आपने अपने रास्ता को भूले हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं तो अगर भूले हैं तो आप लोग लिखेंगे हाँ, एक बार मैंने रास्ता भूल गया था, तब मैंने आसपास के लोगों से पूछा और रास्ते के संकेत, रास्ता पे लिखा रहता है कि ये रोड कहाँ जाएगा, ये रोड कहाँ जाएगा, तो रास्ते के संकेत बोर्ड को देखकर सही मार्ग का पता लगाया। इसके बाद मैं सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया। तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। गंतव्य मतलब फिर से वही बात कि अपने जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच जाए। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर भटक गया तो उसे क्या करना चाहिए, तो उससे यहाँ पे संकेत भी दिया गया कि ऑनलाइन मानचित्र देखना चाहिए। पुलिस, मतलब ये बता दिया है, थोड़ा सा हिंट आपको दिया है, लेकिन आपको उत्तर कैसे लिखना हम आपको बताएंगे। पुलिस से सहायता लीजिए, स्कूल सरकारी भवन को देखकर सहायता लीजिए, विद्यार्थी सड़क पर लगे सूचना पट, दुकानों के बोर्ड पर लिखे पते, डाक घर आदि से आप इसकी सहायता ले सकते हैं। बाकी देखिए इसका आंसर में आप लोग क्या लिखेगा कि यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति, पुलिसकर्मी या शिक्षक से सहायता लेनी चाहिए। वह ऑनलाइन मानचित्र यानी मैप का उपयोग कर सकता है, ठीक ना। सड़क पर लगे सूचना पट, मतलब सूचना पट लगा रहता है कि कौन सा जगह है, यहाँ से कौन सा जगह कितना दूर है, ये सब लगा रहता है, उसे सूचना पट बोलते हैं। कि दुकानों के बोर्ड, दुकानों पे भी बोर्ड लगा रहता है कि ये कौन सा जगह है, आप देखे होंगे। सरकारी भवन या डाकघर की सहायता से सही पता जान सकता है। यदि मोबाइल हो तो अपने परिवार से संपर्क करके सही मार्ग की जानकारी ले सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। चलो हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके विद्यालय में आपदा की
स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। उसे ध्यान पूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। ठीक ना। तो देखिए आपको खुद से लिखना है, बाकी फिर भी हमने यहाँ पे लिख कर लाया है। लिखिएगा कि हमारे विद्यालय में आपदा निकासी का मानचित्र लगा हुआ है। उसे देखकर पता चलता है कि हमारी कक्षा से सबसे निकट और सुरक्षित मार्ग मुख्य गलियारे से होकर विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाता है। आपदा की स्थिति में हमें उसी मार्ग से शांतिपूर्वक बाहर निकल कर खुले मैदान में एकत्र होना चाहिए। आपदा मतलब कि कोई अचानक दुर्घटना हो जाए तो, ठीक ना, तो उस स्थिति में हमको उसी मतलब मार्ग से निकल के जाना होता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि पेज नंबर जो 23 था ना, उस पे दिए गए प्रश्नों तक हम लोगों ने उसका उत्तर जान लिया। ठीक ना। पेज नंबर 23 के बाद आप लोग 23 पे एक और भाग में यहाँ पे सृजन भाग में दिया गया है, सृजन भाग में भी प्रश्न दिया गया है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो चुका है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाएंगे, और कोई भी वीडियो नहीं मिले तो इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। ठीक ना। जब भी कोई वीडियो न मिले तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, 725505 ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। पार्ट 2 वीडियो था। इसके बाद जो आएगा ना वो पार्ट 3 वीडियो होगा। इसके बाद पार्ट 3 वीडियो आएगा, और पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक।